बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान है, अदालती बहरान है, ये तमाम बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसमें कुछ कमी नहीं आ रही। ईद के मौके पर शायद उससे पहले ये सोचा गया कि शायद इस दौरान कुछ हालात में बेहतरी होगी और पॉलिटिकल डायलॉग जिसकी बहुत बात की जा रही है वो होगा। अब 2 दिन रह गए हैं हुकूमत के पास उस हुक्म को बजा लाने के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है। 27 तारीख है, 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स मुहैया करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर जो असम्बली के इंतखाबात हैं उस हवाले से, लेकिन अब तक उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी, अगर होगी तो मानी खेज होगी या नहीं, नतीजा खेज होगी या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसी असना में ऑडियो लीक्स का, क्योंकि आजकल ज़माना है और नई नई ऑडियो लीक्स मार्केट में आती हैं, सामने आती हैं, ख़ास तरीके से सामने आती हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से आती हैं कि उनकी सब टाइटलिंग भी हुई होती है। ये भी पता चलता है कि इस आवाज़ के पीछे कौन सी शख्सियत है, उनका चेहरा सामने होता है, दूसरी साइड पर भी चेहरा सामने होता है, ताकि लोगों की आसानी के लिए पता चल जाए कि ये कोई रॉ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, बड़ा फाइन ट्यून किया गया है, बड़े तरीके से सामने लाई गई है, विच ऑब्वियसली टेल्स के ये बड़े तरीके से लीक होती है और बड़े तरीके से फिर काट पीट के बनाई जाती है और सामने रखी जाती है ताकि कॉन्टेक्स्ट जाहिर हो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल जो बातें सामने आई हैं, अगर चाहे वो जनाब चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन की हो, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की किसी घर की किसी खातून के साथ, या ख्वाजा तारिक रहीम साहब की हो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ, कहने वाले तो ये कहते हैं कि इनमें कोई इनक्रिमिनेटिंग बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कुछ साबित हो सके। लेकिन हुकूमत वक्त ये कहती है कि हालात, वाक़यात, शवाहिद, सबूत इस बात का इंदिया देते हैं, इस बात का इशारा देते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। आज जब आज़म नदीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि लगता ये है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला आगे आने वाला है उसका पर्चा आउट हो गया है। अब ये वाकई आउट हुआ है या नहीं हुआ ये सिर्फ वक्त बताएगा, और अगर तो 3 मेंबर बेंच वाकई उस तरफ चलता है तो फिर शकूक व शुबहात भी जन्म लेंगे। अब तक के जो ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उन पर बेशुमार तनकीद भी हुई है। अभी तक कंट्रोवर्सी मौजूद है कि 1 मार्च का ऑर्डर 4-3 का था या 3-2 का था। ये बहस अपनी जगह अब भी मौजूद है, लेकिन अदालत का ये 3 रुकनी बेंच उसको खातिर में नहीं लाता और चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि हुक्म वही है जो कि अदालत से आ रहा है और अदालत का हुक्म हम सब के सामने है। आज एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई जिसमें DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक अहम गुफ्तगू की। अब गुफ्तगू का अगर जो इंटेलिजेंस, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके हवाले से जो इस साल पाकिस्तान की अफवाज ने किए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के अलावा एक बहुत ऑपरेटिव पार्ट जिसको मैं समझता हूँ बहुत अहम है, वो आज उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए दिया है और पाकिस्तान के अवाम को बताया है कि पाकिस्तान की फ़ौज आज कहाँ खड़ी है। जनरल साहब क्या फरमा रहे थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है, असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ रग़बत हासिल करे, जिस तरह हम किसी खास एक मसलक या खास इलाके की तरफ रजू नहीं होते। और ये जो सियासी पार्टीज हैं, सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी पेशेवराना सोच को तकवीयत बख्शे। हाउएवर अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आईनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं है और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, उनके कायदीन काबिल एहतराम हैं और अवाम भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज किसी ख़ास सियासी जमात का जो नज़रिया है उसको अपनाए। ये कहना था मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का, जो कि DG ISPR है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ फ़ौज आज दोबारा रीइटरेट कर रही है, अपनी पोजीशन वाज़े कर रही है, बता रही है, ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तारीख़ बदकिस्मती से ऐसी रही है जहाँ पर पाकिस्तान के सबसे मजबूत और सबसे मुनज़्ज़म इदारे के अंदर भी ये तासुर रहा है और उसके हवाले से तासुर रहा है
कि वो सियासी मामलात के अंदर उसकी तारीखी तौर पर मुदाखलत रही है। और साबिक आर्मी चीफ भी अपने जो पार्टिंग वे उनका जो खिताब था उसके अंदर वो ये बात कह गए कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ौज बहैसियत एक इदारा सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करती रही है। आज की फ़ौज का क्या मौक़िफ़ है वो जनरल साहब ने बयान किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनाब इमरान खान अभी कुछ देर पहले फरमा रहे थे और उनका तो शायद ये फिक्सेशन भी हो सकती है या वो ये समझते हैं कि ऐसा ही है, और जब उनसे खलवत में जलवत में गुफ्तगू की जाए तो ये कहते हैं यार आप लोग क्या बेवकूफ़ हैं, आपको नहीं पता कि हाउ थिंग्स वर्क। ऑब्वियसली वी नो हाउ थिंग्स वर्क बिकॉज इसी तरह से शायद इमरान खान, शायद नहीं बल्कि यकीनन इमरान खान साहब की हुकूमत भी बनाई गई, चलाई गई और बाकी मामलात भी सामने आए। वो आज क्या फरमा रहे हैं, ख़ास उस वक्त पहले DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। तो हमारी तो कोशिश थी, मैं तो चाहता था इलेक्शन हम जीते तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीते। और अब देख लें, ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ। एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है, यानी जो गैर सियासी ताल्लुक बताया है आज जनरल साहब ने किसी भी हुकूमत के साथ फौज का बहैसियत एक इदारे का। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन लड़ ले, आज की एस्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, अगर इलेक्शन खड़ी भी है तब भी इलेक्शन लड़ ले, और इमरान खान साहब का कहना है कि तब भी वो ये इलेक्शन जीतेंगे। ये हालात और वाक़यात हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, कि उन्होंने मारिया मेमन को इंटरव्यू दिया, बाद में उनकी अपनी जमात ने कहा नहीं वो गलत तरीके से चलाया गया है, जबकि स्टिलेर थी जनाब इमरान खान की, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बाजवा साहब के कहने पर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। हालात इस वक्त किस नहज पर हैं और कहाँ जा सकते हैं, तलखी भी उरूज पर है, और ये ऑडियो टैप्स का सिलसिला भी रुक नहीं रहा। और बहुत से जो बाखबर लोग हैं वो ये कहते हैं कि अभी तो इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो बहुत कुछ आना है और बहुत कुछ ऐसा है जो कि शायद मौजूद है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूरी खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, अपना प्राइम टाइम शो करते हैं समा न्यूज़ पर, बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहिबा तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क के सीनियर कानूनदान शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आजकल हो रहा है उसके हवाले से उस मामलात को बखूबी समझते हैं और देखते भी हैं। हम उनसे रहनुमाई भी लेना चाहेंगे। जो ऑडियो टेप सामने आई है, जो ऑडियो सामने आई है साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, उसमें किस अदालती फैसले का जिक्र हो रहा था और लाइकलीहुड क्या है जो साकिब निसार साहब इम्प्लाई कर रहे थे, ज़रा वो उससे भी हम रहनुमाई चाहेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मंसूर अली खान साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। तासुर ये है जो मैंने भी देखा पूरी प्रेस ब्रीफिंग को देखने के बाद कि वो एक न्यूट्रल प्रेस ब्रीफिंग थी, इसके अंदर कोई आपको लगता नहीं है कि कोई मैसेज था या नहीं था। अलबत्ता कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि जो मौक़िफ़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अंदर था वो पाकिस्तान के फ़ौजी इदारे का मौक़िफ़ है और बाकायदा ज़मीनी हक़ाइक़ को जहन में रखते हुए वो मौक़िफ़ सामने रखा गया और तरतीब दिया गया। और चीफ जस्टिस साहब से गुफ्तगू के बारे में उन्होंने फरमाया कि चीफ जस्टिस से बातचीत ओपन होनी होती तो ओपन ही कर दी जाती, वो बातचीत चीफ जस्टिस और इदारे के दरमियान हुई है। एग्जैक्ट वर्बेटम जो उन्होंने फरमाया वो हमारे सामने। तो इसकी सिग्निफिकेंस आपके नज़दीक क्या है आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसकी? मुनीफ साहब, मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूं कि एक बड़ी कॉशन्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली बात तो ये नए DGISPR जो है उनकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक बड़ा लंबा गैप रहा है जब से उन्होंने सौदे को संभाला, तब से लेकर अब तक काफी देर के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफी जल्दी शायद वो कर लेते, लेकिन बहैसियत इदारा मेरे ख्याल में उन्होंने ये कोशिश की है कि अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में ना डाला जाए। कोई ऐसा जुमला जो है वो डायरेक्टली टारगेटेड नहीं था किसी भी तरफ भी, ना हुकूमत की तरफ, ना अपोजिशन की तरफ, ना इमरान खान साहब की तरफ, ना PTI की तरफ। अलबत्ता इदारे के तौर पर एक प्रॉपर इदारे के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उन्होंने अल्फाज बड़े चुन चुन के जो है बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल किए
चंद बड़े पॉइंटेड क्वेश्चंस उनकी तरफ जो है वो किए गए, लेकिन उन्होंने मैं कह सकता हूं कि डक करके जो है उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया उन सवालों को, और बड़ी एक जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट्स जो है उन्होंने दी, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए था। आई थिंक द टाइम डिमांड्स दैट कि वो इदारा जो है वो कहीं पे कोई साइड लेता हुआ, कोई पोजीशन लेता हुआ दिखाई ना दिए। दूसरी बात ये कि अलबत्ता जो फौज के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है, और जिस तरीके से चंद व्लॉगर्स की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो बाहर से बैठ के जिस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उनके हवाले से उन्होंने जरूर कहा कि जी कुछ के अपने जाती मफाद हो सकते हैं, कुछ के सियासी मफाद हो सकते हैं, लेकिन इदारे के ऊपर जो है इस तरह कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ये थी कि शायद ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा फर्म पोजीशन जो है शायद ली जाएगी, लेकिन शायद इदारे ने यह फैसला किया कि इस वक्त सियासी तौर पे जो मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है, इस मौके पे कोई पोजीशन ना ली जाए तो ज्यादा बेहतर है, और सिर्फ अपने जो टेररिज्म से रिलेटेड या बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फॉरेन इशू से रिलेटेड जो पोजीशन है फौज की, एस्टैब्लिशमेंट की, वो बस उस हद तक ही अपने आप को जो है महदूद वहां पे पोजीशन ले ली जाए। सियासी तौर पे किसी तरफ भी जो है वो साइड लेते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए इदारा। ठीक, अच्छा, ये आज एक और जो डेवलपमेंट है, मैं चाहूँगा जरा उस पर भी आप कमेंट करते हैं। ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा। अब साकिब निसार साहब की ऑडियो हो ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ, या चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन की हो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की फैमिली की किसी, दीज आर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, और कहा जाता है कि इनको टैप करना ये आईनी तौर पर भी गलत है, कानूनी तौर पर गलत है, जो कि है, और इस तरह की कॉन्वर्सेशंस को फिर पब्लिक में लाना और इससे कोई चीज़ अज्यूम करना वो भी शायद गलत है, और कहा जाता है कि ये चोरी का माल है, इसके ऊपर क्या कोई बयानिया बनाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत इस बात पर, आप देखिए कि पहले जो उनकी खुशदामन की आई कि एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन थी, 2 खवातीन बातें उसमें कर रही हैं, फिर ये जो साकिब निसार साहब वाली ऑडियो है, इसके अंदर भी तासुर ये दिया जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है, बहुत बड़ा फसाद क्रिएट किया गया है। और आज तो मलिक अहमद खान साहब ने कहा जी कि ये तो 63 डे से सिलसिला शुरू होता है, और ये बाकायदा एक स्कीम के तहत सब कुछ हुआ, हमारे पास वाक़यात हैं, हकायक हैं, शवाहिद हैं, और सब कुछ है। आपको लगता है कि इट्स दैट ऑर्गेनाइज्ड या नहीं? दीज आर जस्ट प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नहीं, मेरे ख्याल में इसके 2 पहलू हैं। एक तो जाहिर बात है, जो बात की जाती है कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस जो है उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रहा है, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी उनको फेवर करने के लिए फैसले जो है उनके हक में दिए गए। आई कैन सी कि हाँ, मे बी साबिक चीफ जस्टिस का एक झुकाव होगा उस सियासी जमात की तरफ, लेकिन मेरा इससे ज्यादा अहम सवाल इस वक्त ये है कि आप इसको सियासी नजरिए के हवाले से, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से तो इन ऑडियो लीक्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मोरालिटी किधर है, इसके एथिक्स किधर हैं? आज जिस रास्ते की तरफ आप चल पड़े हैं, इस जंग के अंदर जो एथिक्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है इस बात को बहुत एंजॉय कर रही है कि जी देखें ये ऑडियो भी आ गई तो फलां ऑडियो भी आ गई, बट नो, दे नो इट इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, दे नो इट कि ये इलीगल है और ये अनएथिकल है। और आज अगर इनकी खवातीन की ऑडियोज इस तरह रिकॉर्ड हो रही हैं तो कल को आपका घर भी नहीं बचेगा। कल को आज से साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वी डोंट नो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरह करवट बदलती है। 2018 में इमरान खान साहब भी समझते थे कि मैं अगले 15 साल के लिए आ गया हूं, लेकिन नहीं हुआ ना, 3-3.5 साल के अंदर छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे पीटीएम को भी इस बात को नोटिस करने की जरूरत है कि कल को आपकी घर की खवातीन की जब ऑडियोज आएंगी ना, तो तब आप कोई मॉरल पोजीशन नहीं। अच्छा, वैसे मंसूर साहब इसके अंदर एक बात, एक तो आपके इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की ऑडियो उनकी या उनके वज़ीर आज़म की हो रही है, उसको तो जस्टिफाई आपके इंटरव्यू में आपके सामने कर चुके जब आपने उनसे सवाल किया था, और ये बात हाईलाइट भी अक्सर होती है आपके प्रोग्राम के हवाले से। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की अपने चचा के साथ गुफ्तगू भी सामने मंजर आम पर आ चुकी है, वो क्या गुफ्तगू हो रही थी। आज के वज़ीर आज़म की अपने स्टाफ के साथ गुफ्तगू भी मंजर आम पर आ चुकी है। ख़वातीन का जहाँ तक जिक्र किया है तो मरियम नवाज शरीफ की भी आ चुकी है, बट सवाल ये है कि मोरालिटी को वज़ीर आज़म की हद तक ऑडियो टैपिंग होना, उसको तो इमरान खान साहब जस्टिफाई करते रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर आपकी दिलचस्प है और ये एंगल भी दिलचस्प है कि ख़वातीन, घर की ख़वातीन, उनका जिनका सियासत से बाकायदा तौर पर ताल्लुक़ नहीं है, उनकी ऑडियो कॉन्वर्सेशंस को टैप करना ये किस हद तक जायज़ है, ये आर्गूमेंट इसके अंदर वजन है और ये बात दुरुस्त भी समझी जाती है। सो इफ़ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग, मैं आज़मा बुखारी साहब जस्ट अ क्विक कमेंट। अगर इमरान खान साहब का वो जो इंटरव्यू मेरे साथ था उसके अंदर भी जब वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे तो आप मेरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को देख लीजिएगा कि मैं खुद शॉक था कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक प्राइवेसी है, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। मुझे इस बात का एहसास था उस वक्त कि इमरान खान साहब आप गलत लाइन ले रहे
रहे हैं। तो मैं तो जो मेरी कम से कम पोजीशन उस वक्त थी वो आज भी यही है कि भाई खुदा के लिए अपनी प्राइवेसी का आप लोग ध्यान रख लें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब को उस वक्त मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, आज जाके मेरे ख्याल में मेरे वो सवाल उनके ज़हन में जो है वो गूंज रहे होंगे शायद। अज़मा बुखारी साहब, एक बात है, अब कानूनी, आप खुद माशाल्लाह कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, खवातीन की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, घरेलू खवातीन किसी मनसब पे नहीं, किसी ओहदे पे नहीं, बादे नज़र में वो कुछ इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकती, उनकी कॉन्वर्सेशंस को आप उठाकर पब्लिक डोमेन में लाते हैं और उससे तासुर ये क्रिएट करते हैं कि ये तो ये बहुत बड़ा कोई एक नेक्सस बना हुआ है जिसके तहत सब कुछ हो रहा है। ये इज दिस, हाउ इज दिस फेयर लीगली एंड मॉरली? शुक्रिया मुनीब, मुझे तो वैसे आपके सवाल पे मतलब हंसी आई, आना रोना चाहिए था वैसे कि वो आप दोनों जो अपने ऐसा साथ है ना उनको एक्सप्रेस कर लीजिए, पहले हंस लीजिए, फिर अगर रोना चाहे तो रो लीजिएगा। अच्छा, नहीं रो हम मेरा ख्याल है बाजमात पे ऐसे कौम रो रहे हैं। अच्छा। और वो रोना हमारा पनामा से शुरू हुआ है, देखें कब तक इस पाकिस्तान के अवाम को रोना पड़ता है। लेकिन वो सियासत से जो आरी खवातीन है, जिनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है जो किसी पे असरअंदाज भी नहीं हो सकती, क्या था उस कॉन्वर्सेशन में? ज्यादा से ज्यादा बिरयानी बनाने की तरकीब ही एक दूसरे को बता रही थी ना, या पता करी थी कि आजकल लॉन के नए जोड़े कौन से आए हैं। उन्होंने कौन सा कहा है कि सियासी मुखालफिन को ट्रेटर कह दिया जाए? उन्होंने कौन सा कहा है कि जो है वो इनको अंधा होने की बददुआएं उन्होंने तो नहीं दी ना। उन्होंने पाकिस्तान में माशाल्लाह लगवाने की तो कोई बात नहीं की, और उन्होंने किसी जज का नाम लेके भी नहीं कहा कि मैंने उसको मैसेज भेजा उसने मुझे इमोजी भेज दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना। वो तो एक सियासत से बिल्कुल खफारे खवातीन घरेलू कैंडिडेट गुफ्तगू कर रही थी। ये जब हमने गुजारिश की थी, ये ड्रामा जब शुरू हुआ था ना पनामा के वाकये से, कभी आपने ये भी सुना था कि जो जजेस कराम है उनकी फैमिलियां गैलरी में आके बैठे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में, और फिर जब पनामा का फैसला आए फिर वो तालियां बजाएं, फिर वो उसको सेलिब्रेट करें? कभी आपने ये भी देखा था? क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं आपने देखा है या सुना है कि जो आला अदलिया के जो फैमिलीज हैं लोगों की, वो जो जलसों में जाती हूँ, वो वहां पर वो उनकी फंड रेजिंग कराती हूँ, वो उनके लिए जो है वो कैंपेनिंग करती हूँ? ये भी मतलब आप खुदा के वास्ते, मतलब ये बातें, जब ये बात अपने तौर पर दुरुस्त है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये यकीनन एक नापसंदीदा अमल है, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि बहुत सारे चेहरों के नकाब उतर रहे हैं, जो ये घर में बैठे हुए जो है ना वो सो कॉल्ड शरीफ और सो कॉल्ड सियासत से आरी लोग जो हैं, वो उनकी असल चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर वो जो इम्मी की मोहब्बत है ना, आपको याद है हमारी एलीट क्लास में इम्मी एक फैक्टर मौजूद है। और मैं जानती हूँ हमारी बहुत सारी आंटीज हैं जो इम्मी का एक मोहब्बत फैक्टर मौजूद है, और वो किटी पार्टीज जो है वो भी हो, या जो जब ये एलीट क्लास की जो हमारी मौलाना फजल रहमान साहब से काफी मुदाफकत रखते हैं। नहीं, बात मौलाना साहब की बनी बात फैक्ट है। क्या ये जो एलीट क्लास की खवातीन हमारी माशाल्लाह, जिनके ख्याल में पाकिस्तानी बड़े-बड़े ओहदों पे हैव एन ओपिनियन, वो इमरान खान के हक में हो, नवाज शरीफ के हक में हो, वो तो क्या प्रॉब्लम है? एवरीबॉडी हैज, बिल्कुल एवरीबडी हैज, बट ये कि चूंकि आपके चंद रिश्तेदार बड़े ओहदों पे बैठे हैं तो पाकिस्तान आपकी मर्जी से चलेगा, आपकी मर्जी के फैसले होंगे। यहाँ पूरा टब्बर चीफ जस्टिस बना हुआ है, यहाँ पूरा टब्बर जो है वो जज बने हुए हैं, सारा टब्बर जो है वो जज बना हुआ। जज एक बंदा थोड़ी है, पूरी फैमिली जज है इस वक्त, और अपनी मर्जी से जो है। क्या लाहौर हाई कोर्ट की स्टोरियां आपकी इल्म में नहीं है? आप नहीं जानते लाहौर हाई कोर्ट को जो है दामाद हाई कोर्ट क्यों कहा जा रहा है, वहां क्या हो रहा है? और ये जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात है, मुझे छोड़ो, अपने जज क्या कहते हैं? वो जज का नाम क्या करे? वो कह नहीं रहे पॉलिटिशियंस इन रोप्स, नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल मामलात में जानबूझ के घुसा जा रहा है। और साकिब निसार साहब जो इस ऑडियो के मेन किरदार हैं, ये अभी तक ये पॉइंट किसी ने, शायद आपकी भी नजर से नहीं गुजरा, मैं एक फूड ऑफ थॉट देना चाहती हूँ आपको। मैंने सुना, साकिब निसार साहब की एक्सप्लेनेशन भी सुनी है, और मैंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब की एक्सप्लेनेशन भी सुनी। उन्होंने भी कहा, कैंडिड गुफ्तगू दो दोस्तों के बीच में हो रही है, ऐसा नहीं है। आप देखिए फोन कौन कर रहा है? साकिब निसार साहब। और फोन करने के बाद वो टिप दे रहे हैं कि ऐसा करो, वो फैसला पढ़ लो, और उस अगर तौहीन अदालत तो कश्मीर में हुआ है, उस तौहीन अदालत की एक एप्लीकेशन भी डाल दो। ये टिप्स वो दे रहे हैं, और वो खुद फोन करके बता रहे हैं कि ये करो। How is it wrong? But सवाल ये है, how is it wrong? It is wrong. नहीं, मेरी बात सुन ले। साकिब निसार is a private individual now. He can consult, give advice, run his own consultancy, give opinions, give legal advice to anyone who he likes to. How is it harmful for the country and for the Supreme Court? but ये बता दे। I'll tell you,
आई टेल यू, अगर तो कोई बहुत डोसाइल से जज साहब होते ना, जिन्होंने बहुत टू बाय द बुक्स चले हुए अपने दौर के अंदर, जिन्होंने कभी सियासत में मुदाखलत ना की हो, जिनको कभी एग्जेक्टिव की जो है पार्लियामेंट की अथॉरिटी इस्तेमाल करने का शौक ना हुआ, तब मैं मान लेती। ये वही साकिब निसार है ना, जिनकी एक ऑडियो जो है ये नहीं तारिक रहीम साहब के साथ वो मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक धमकी आमेज आई थी, वही है ना दोनों। बिल्कुल ऐसे। फिर ये वही साकिब निसार है ना जिन्होंने कहा कि बेटी को भी सजा देनी है, उसको भी बड़ी आसानी से जो है वो निजी में बात करके और ये है और वो है कह के ये फारिग हो गए थे। साकिब निसार इज द मेन मोहरा ऑफ ऑल द कॉन्स्पिरेंसी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हुई। वो पैनामा से जो शुरू हुई, अभी तक उनकी वो ठंड नहीं पड़ी उनको, अभी उनका बुक्स खत्म नहीं हुआ, और अभी भी उनके और उनके प्लांटेड मोहरे जो वो पनामा बेंच के अंदर मौजूद थे, जो मॉनिटरिंग जज लगे हुए थे, जिन्होंने पूरा मेक श्योर किया। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, एक आखिरी जुमला, मैं एहतियात कर रही हूं, मैं कह रही हूं ना, मेरी राय है, और मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरी राय है, मैं समझती हूं ये गलत हो रहा है, मैं एक वकील हूं, मैं समझती हूं मेरी राय है ये गलत हो रहा है। हमें वकील होते हुए शर्मिंदगी होती है कि ये क्या हो रहा है। जो हमें जमहूरियत का पाठ पढ़ाते हैं उनके अपने दायरे के अंदर जमहूरियत नहीं है। और फिर ये बात सुनिए कि ये जो आपने ये जो सारा ये जहां से बात शुरू हुई, साकिब निसार साहब का इंटरव्यू पहले भी आया था, जब ऑडियो नहीं थी आई इसी तारिक रहीम साहब के साथ, उस वक्त भी उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा मैं इमरान खान को जो है मशवरे देता रहता हूं। साकिब निसार साहब जो है वो पहले भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे जब वो ओहदे पे थे, आज जब वो ओहदे पे नहीं है तब भी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और ये चंद लोग जो है ये बैठकर दोबारा अपना मोरा जो है, फौज ने सीख लिया, फौज पीछे हट गई, लेकिन अदलिया ने अभी भी शायद नहीं सीखा, और अभी भी उनका प्रोग्राम यह है कि अब शहबाज शरीफ को जो है तौहीन अदालत लगा के उसको फारिग करो, तो ये तो नहीं होगा। लगाए पूरी पार्लियामेंट में बैठ जाए, आके कर ले सियासत, चले वज़ीर आज़म भी यही बन जाए, मुल्क चलाएंगे। हम गालियां खाएं लोगों की, हम लोगों के लिए मेहनत करें, हम लोगों के लिए अजाब बर्दाश्त करें, और जो है उसके बाद हमें जो है हुकूमत में भी तो आती है ना, पहले फैसला तो कर ले, कोई बात नहीं, पहले फैसला तो कर लेना, 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है, मैं क्या कर सकता हूं? फैसला कर दिया, मैं क्या कर सकता हूं? तो ये बात है ना, मैं क्या कर सकता हूं? डिक्टेटर नहीं बन सकते। अच्छा चले, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं वो रेड लाइन थोड़ा क्रॉस भी कर चुके हैं, आपने डिक्टेटर भी कह दिया, मोरे भी कह दिया, सर्विंग जज साहिबान को कह दिया, मैंने वही कहा जो जज कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बागी जज कह रहे हैं, मैं भी वही कह रही हूँ। हम सबको फांसी दे दें, लगाए फांसी सबको दे दें, चले वो तो खुद ही बैठ जाए, ये जज भी यही बन जाए, पार्लियामेंट में भी यही बन जाए। होल्ड योर हॉर्सेस, जरा थोड़ा सा एहतियात कर ले, थोड़ा सा एहतियात कर ले। खावर साहब, इमरान के 27 तारीख को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, और 27 तारीख ही है बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है कि फंड्स आपने मुहैया करने हैं। आप यू कैन वेल इमेजिन कि अज़मा बुखारी साहिबा तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो कितनी वर्कड अप है, कितनी गुस्से के अंदर है इस वक्त। तो जरा ये बताइए, जरा मंजर कशी कीजिए बहसियत एक सीनियर वकील के कि 27 तारीख को क्या होगा, और ये जो कॉन्वर्सेशन थी एलिजिड प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, ये इनक्रिमिनेटिंग तो इसके अंदर कुछ नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं ये सवालात को जन्म देता है? मुनीब साहब, ये मैं आपको देखें, आपको ये देखना ये होगा कि जो रिटायर्ड जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। देखें, कोई भी हाई कोर्ट का जज जो रिटायर है वो उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बाकियों में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं या जज साहिबान हैं, वो किसी भी अदालत में पेश नहीं हो सकते। लेकिन हमने देखा है कि उन पे और कुछ कंसल्टेंसी फर्म चलाने में, या वो आर्बिट्रेशन जो हैं वो कर सकते हैं, उनकी आर्बिट्रेशन जो है वो फर्म्स भी होती हैं, और वो भी मैं ज़ाती तौर पे उसको अच्छा इसलिए नहीं समझता, इस पाबंदी नहीं है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आर्बिट्रेटर मुकर्रर होते हैं और वो एक अवार्ड इशू करते हैं, तो उसको रूल ऑफ द कोर्ट सीनियर सिविल जज जो है वो करता है, और अगर उसको किसी ने चैलेंज करना है तो वो मिसकंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स के ऊपर सीनियर सिविल जज को जो है उन्होंने, वो आपको पता है कि वो ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। तो ये जहाँ तक कंसल्टेंसीज का ताल्लुक है, जैसे अभी मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, साकिब निसार साहब और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम में जो गुफ्तगू हुई, एक बात तो मैं बताऊं कि वो एक प्राइवेट गुफ्तगू है। जैसे मैं और आप किसी भी नुक्ते के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है टेलीफोनिकली कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो ऑन एयर हो। तो मैं ये समझता हूं कि अगर साकिब निसार साहब
एक प्रोपोज्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो कि इनिशिएट करने जा रहे हैं ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब, उनसे अगर वो मशवरा ले रहे हैं तो वो उनकी एक राय है, वो उनको दे सकते हैं, उन पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे ये ज़रूर तासुर मिल रहा है कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो उनके जहन में है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा, और शायद PTI की तरफ से ख्वाजा अहमद तारिक रहीम जो है वो एक पिटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका कि साकिब निसार साहब के साथ एक कंफर्ट लेवल है, उनसे वो उनकी राय ले रहे हैं और उनसे कानूनी मशवरा ले रहे हैं। इस पे बज़ाहिर तो कोई सच मैं समझता हूँ कि कोई इसमें पाबंदी नहीं है, ये एक प्राइवेट डिस्कशन है। और जहाँ तक टेलीफोन्स के टेप होने का ताल्लुक है, प्राइवेट कन्वर्सेशंस, मैं इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं समझता। ये पहले भी गलत था, आज भी गलत हो रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जब ये जो हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब का जो रेफरेंस जो था वो 10 रुकनी बेंच के सामने एक आईनी पिटीशन में, तो उसमें खुद जस्टिस फाइज ईसा ने ये बड़ा बरमला तौर पर कहा था कि मेरे और मेरी फैमिली मेंबर्स के जो हैं वो टेलीफोन टेप हो रहे हैं। बिल्कुल। उस वक्त 10 के 10 रुकनी जजेस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मैं समझता हूं कि उस वक्त वो एक्शन लिया होता तो आज कम से कम इस तरह का ये जो प्राइवेट गुफ्तगू है वो मैं समझता हूं कि मंजर आम पर ना आती। जहां तक कि 2 खवातीन का भी इशू था, मैं ये बिल्कुल वाज़े तौर पे कह सकता हूं कि वो किसी की भी 1-2 फ्रेंड्स की आपस में सहेलियां हैं, आपस में कंफर्ट लेवल है, रोज़ाना मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कशन होती है, और जजेस की फैमिलीज़ जो हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी सियासी जो है वाबस्तगियों पे भी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इनसे हमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे भी ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और इससे एक आप अनएंडिंग जो है एक कैंपेन शुरू हो जाएगी जो कि आज आपके लिए भी कल प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसका तो मैं समझता हूँ कि अला कलम करना चाहिए। जहां तक 27 तारीख का ताल्लुक है, आपने जो दूसरा सवाल था कि उस पर क्या होने जा रहा है, उस पर हम सुन रहे हैं कि जी उस वक्त पता नहीं शायद प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट मेंबर्स को बुलाया जाएगा, जैसे कि तनवीर इलियास साहब को बुलाया गया था हाई कोर्ट ऑफ AJK में, और उसी वक्त उनको सजा दे दी गई थी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। आपने देखा है कि 27 को जो हमारी एक पिटीशन है जिसमें मुफाहमत की बात हो रही है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में एक दिन इलेक्शंस के होने के बारे में भी वो डेट फिक्स्ड है, उस दिन वो भी लगा होगा। ये जो नॉन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट है ये भी लगी होगी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि 27 तारीख को ही जो है वो वज़ीर आज़म को या कैबिनेट को बुला लिया जाएगा, उनको कंटेम्प्ट नोटिस फौरन इशू हो जाएगा, उनको उसी वक्त सजा दे दी जाएगी। एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो एक लॉ के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही कुछ हो सकता है। मैं नहीं समझता कि उस दिन कोई एडवेंचर हो जाएगा। एक मुख्तसर सा वक्फा है जी, मैं वापस आऊंगा और मंसूर साहब से दोबारा शुरू करते हैं। एक बात आ रही है कि वज़ीर आज़म शायद सोच रहे हैं कि दोबारा एतमाद का वोट लेंगे इसी असेंबली से। बाद नज़र में जो आखिरी ऑर्डर आया था जिसके अंदर जज साहिबान ने फरमाया कि अगर काबीना की बात पार्लियामान ने नहीं मानी तो इससे एक इन्फ्लुएंस तो ये ड्रॉ किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म और काबीना ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, तो उसको रीइटरेट करने के लिए, अपनी एंडोर्समेंट लेने के लिए शायद वज़ीर आज़म ये करने जा रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं क्या वज़ीर आज़म ये करेंगे, और जो कुछ मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो बिल्ड करना चाह रहा है इन ऑडियो टैप्स के ऊपर, कर पाएगा ये नहीं, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मंसूर साहब, ये कर पाएंगे जो एक पूरा एक बयानिया बनाया गया है और बाकायदा तौर पर बताया गया कि जो कुछ हो रहा है ये रिग्ड है और ये इंसाफ भी रिग्ड है, और जज साहिबान की जो फैमिलीज़ हैं उनके कहने पर, आपको पता है मीम्स भी बन गए हैं, हैशटैग चलाए जा रहे हैं कि उनके कहने पर, उनकी फैमिलीज़ के कहने पर फैसले किए जा रहे हैं। कुछ बातें तो हकायक है ना। अब अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जब पैनमा का फैसला आया तो जज साहिबान की फैमिलीज़ गैलरी में मौजूद थी और सेलिब्रेट कर रही थी, ठीक है, उसके ऊपर एक लिहाज से तो तनकीद हो सकती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, अगर किसी अदालती फैसले के ऊपर वो खुश हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नाराज हो रहे हैं देन अगेन दे आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दे हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट और क्रिटिसाइज दैट जजमेंट। तो हाउ वुड यू टेक इट, ये बिल्ड कर पाएंगे वो नैरेटिव या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में मैं थोड़ी देर पहले अज़मा साहिबा जब आपके सवाल का जवाब दे रही थी तो इस पूरी कन्वर्सेशन में जितना लंबा उनका जवाब था, मेरे बड़े काबिल एहतराम है
सिर्फ एक जुमला उन्होंने बीच में कहा कि ये नापसंदीदा फेल है, ये एक जुमला उन्होंने बोला। तो उस पूरी कन्वर्सेशन में मेरे ख्याल में अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो शायद 1% बनता है उस पूरी कन्वर्सेशन का, जिसमें वो कह रही है, मान रही है कि नापसंदीदा फेल है, दैट्स इट। और उसके बाद मजीद डिस्कशन उसके ऊपर नहीं होती। लेकिन वी ऑल नो कि ये गलत है। आजमा साहिबा खुद भी दिल में जानती हैं ये बात कि ये गलत है, ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। बट पॉलिटिकली, पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल वेटेज के लिए, हाँ ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इससे कम से कम आपका जो वोटर है उसके जहन के ऊपर इस वक्त एक जो धूल आ चुकी है महंगाई की, परेशानी की, उस धूल को जो है जरा थोड़ा सा कम किया जा सकता है। खत्म तो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है कि आप जाके कह दें कि देखिए हम कितने मजलूम हैं, देखिए हमारे साथ कितना जुल्म सितम हुआ है। आज से नहीं हुआ, पैनामा से ये सिलसिला जो है वो जारी रहा है। और देखिए हम हमारे साथ ये जितने भी जुडिशल जो हमारे फैसले आए हैं हमारे खिलाफ, देखिए हमें तो हर दफा काम नहीं करने दिया जाता। मेरे ख्याल में यही वो एक चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून इस चीज को ढूंढ रही थी। और इसके बाद अल्टीमेटली इसके ऊपर वो जो आइसिंग ऑफ द केक है, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते हैं, मरियम नवाज साहबा तो गालिबन आज रात थोड़ी देर के बाद आपके प्रोग्राम में थोड़ी देर के बाद वापस पहुंचने वाली हैं, तो उसके बाद वो इस चीज को मजीद जो है वो बिल्डअप कर सकती है। सो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यस, समथिंग टू क्लच ऑन, लेकिन वैसे एक अनएथिकल मूव है। लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मेरा ख्याल में मैं अलबत्ता इस सेइंग के बहुत खिलाफ हूं, एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। और ये वाली मूव जो है एक अनफेयर मूव है जो मुस्लिम लीग नून खेल रही है। अनफेयर मूव है, बट आपको लगता है कि ठीक है इसके ऊपर कैपिटलाइज मुस्लिम लीग नून करना चाहिए। बट अजमा बुखारी साहिबा, टिल द टाइम, मतलब उस वक्त तक जब देखिए एक पता तो कोई नहीं है, तो ऑडियो टैपिंग तो फिर हर जगह हो रही होगी। कल इसी तरह की गुफ्तगू किसी भी खातून खाना की हो रही हो, किसी भी इदारे के हवाले से, किसी भी जज के हवाले से, किसी के हवाले से जिसका ताल्लुक आपकी जमात से हो, तो क्या उसको भी आप कहेंगे कि ठीक है ये गुफ्तगू हो रही है बड़ी, ये देखें ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। आई एम श्योर बहुत सी गुफ्तगू, ये तो इंसान है, बहुत सी गुफ्तगू हम करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है ना, हमारी एक अपनी राय भी है, सोच भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें आके प्रोग्राम के ऊपर या लाखों करोड़ों लोगों के सामने ऑन एयर करें। आप प्राइवेटली भी बहुत सी गुफ्तगू करते हैं, लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, इदारों के ऊपर करते हैं, शख्सियात के ऊपर करते हैं। व्हाट इफ इट बिकम्स पब्लिक, हाउ वुड यू डिफेंड दैट देन? देखिए मुनीब, बड़ी अजीब बात है। पहली तो बात यह है कि एक नापसंदीदा फील को नापसंदीदा फेल ही कहूँगी ना, और मैं क्या कहूँ। दूसरी बात यह है कि जब हमने पनामा से शुरू हुए, हमने बताया आपको कि जी ये फैमिलीज जो है जलसों में जाती हैं, ये फंड रेजिंग करती हैं, ये सब कुछ करती हैं। आप लोगों ने तब भी कहा, देखे ना इनफरादी फेल है, इनफरादी फेल। और आपने जो सियासी वाबस्तगियों की भी जहाँ तक शाह खावर अंकल ने बात की कि वो जो है वो वाबस्तगियाँ होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर वो सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वो घर पे असरअंदाज होंगी, अगर वो फैसलों पे असरअंदाज होंगी, अगर प्राइवेट खवातीन जो हैं वो जजेस कराम को जो है वो बड़ी पता नहीं कौन सा मैसेज भेजेंगे जिसके ऊपर उनको इमोजी वापस आएगा, जिसके ऊपर उनको फैसले का पहले इल्म होगा, उनके शौहरे नामदार हैं उनको भी फैसले का पहले से इल्म हो जाएगा, इमरान खान को तो इल्म होता ही है। हम कहाँ से शुरू करें? पनामा से शुरू करें। हमने क्या सरेंडर नहीं किया? क्या आपको क्या मालूम नहीं था कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो साजिश प्लान हो चुकी है? क्या मालूम नहीं था कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से नाहल किया गया था ब्लैकस्टोन डिक्शनरी के ऊपर वो गलत है? क्या मालूम नहीं था कि जानबूझकर नवाज शरीफ को स्ट्राइक डाउन करना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ताकि इमरान खान आगे आ सके? मालूम था ना। सरेंडर किया, अदालतों के सामने सरेंडर किया, कानून के सामने सरेंडर किया। एक दूसरा है जो जमान पार्क में बैठा है इंसानी ढाल बना के, उसको ना कोई अदालत पूछ सकती है ना कोई इदारा पूछ सकता है। मुझे बताइए, उसको जो हिफाजती जमानतें बार बार मिल जाती हैं बगैर किसी केस में पेश हुए। ये क्या हिफाजती जमानत का ये असूल नहीं है? मुझे शाह खावर अंकल जो है वो बेहतर सीनियर वकील है, बता सकते हैं। हिफाजती जमानत इसलिए मिलती है कि आप जाके तफ्तीश में शामिल हो जाए इस केस के अंदर। इमरान खान कौन से केस की तफ्तीश के अंदर शामिल हुआ है आज तक? उसके लिए कानून एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। आप वो छोड़ दे, 25 मई का वाकया, 1 मिनट, 25 मई का एक सिर्फ वाकया याद करें जिसके ऊपर इमरान खान को कहा कि आप एक फलानी जगह पे जलसा करेंगे, आप नहीं आएंगे रेड जोन के अंदर। वो बकायदा कॉल देकर रेड जोन के अंदर घुसा, उसने वहां आग लगाई। उसके बाद जजेस ने कराम ने क्या कहा? नहीं हो सकता है उनको इतला ना मिली हो। हाँ, तो हो सकता है ना, जब इतना लीनियंसी है आपको, आप ऐसे नहीं होता ना। असद उमर का भी रिकॉर्ड पकड़ा जा चुका है, वो भी टॉक शो वो बातें कर रहे थे, फवाद चौधरी भी बीपर दे रहे थे, वो सब इर्द गिर्द खड़े थे। इमरान खान को भी मालूम था ना करे ना, वो यही तो मैं कह रही हूँ। वो एक लाडला और चहेता है जिसके लिए कोई ना कोई राह निकाल ली जाती है। हम क्या बिगाड़ बैठे भाई इस मुल्क का?
इस मुल्क को जो दिया है वो इन्हीं पार्टियों ने दिया है। आप कहते हैं इमरान खान साहब को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। देखिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आज मियां नवाज शरीफ साहब को भी मिल रहा है। 2019 के आखिर से वो तशरीफ ले गए बाहर, आज 2023 का तकरीबन मिड आने वाला है, वो वापस तशरीफ नहीं लाए। उनकी अदालती मामलात के अंदर उनकी स्टैंडिंग क्या है? क्या उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिला? क्या वो बाहर इस वक्त तक मौजूद नहीं है? क्या वो अदालत के हुक्म के खिलाफ बाहर मौजूद नहीं है? नहीं नहीं एक मिनट, मुनीब साहब उनके साथ आज भी ज्यादती हो रही है, उनके साथ आज भी जुल्म हो रहा है। पनामा के केस के बाद चले वो बाकी जो मैंने 100 दफा कहा, आपने तो खैर पढ़ा हुआ है, मरियम नवाज की बरियत का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जरा वो आपने तो पढ़ा नहीं, आपने देखा है, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ पर वो कहते हैं केस नहीं है, लेकिन जो है वो उसके ऊपर मरियम साहबा को बरियत मिलती है। उसके बावजूद मैं तालिब इल्म कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फैसला पढ़ना चाहिए, वाकई उनको एक्विटल मिला और मेरिट के ऊपर मिला। मैं सिर्फ वही कहता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं, तशरीफ ले आए, तो वो अपने फैसलों को भी अनडू करवा लें और उनके साथ जो तारीख में अदालती ज्यादती हुई है उसको दुरुस्त करवा लें। मियां नवाज शरीफ गाली नहीं देते, बुली नहीं करते अदालतों को, वो इंसानी ढाल नहीं बनाते, इसलिए ये प्रेफरेंसेस उनको नहीं मिलेंगी। मुझे ये बताइए, अरशद मलिक जो है वो कब्र में चले गए, इनको निकाल दिया गया उनके ओहदे से, वो उनका आज भी एतराफ मौजूद है, लेकिन वो आज भी उस केस का फैसला अभी भी मौजूद है। क्यों नहीं लेती सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट? मुझे ये बताइए ना, हम सवाल ना करें, हम सवाली हैं। हम कहते हैं हमारे रिव्यू सुन लें, आप नहीं सुनते। हम कहते हैं फुल बेंच बना लें, आप नहीं सुनते। हम कहते हैं कि हमें इन 3 जजेस से सिलेक्टेड बेंच से फैसला नहीं लेना, आप नहीं सुनते। आप हमारी नहीं सुनते, आप जजों की नहीं सुनते, आप अवाम की नहीं सुनते, आप किसकी सुनेंगे भाई? हम क्या करें, किससे सवाल करें? हमारे लिए तो 63A की आप कानून खुद बना देते हैं, जो आपका इख्तियार नहीं है। आप नया कानून बनाते हैं और आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो कोई ग्रेस मिलेगी। इमरान खान जो है वो जुलूस निकालेगा, वो गाली देगा, वो कहेगा पकड़ के नवाज शरीफ को जो है फांसी चढ़ा दो, उनको चढ़ा दी जाएगी। मतलब आपको लगता है कि आज की अदलिया से इमरान खान मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको लगता है आज की अदलिया से मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिलेगा? आपने बड़ा क्लियरली कह दिया ना, आज की अदलिया ये शरीफ साहब को इंसाफ नहीं देगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। शाखावर साहब और मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, जरा वहां पर कंक्लूसिव बात हो जाए, हमारे साथ रहिए। शाखावर साहब इख्तिसार से फरमाइएगा, चलें अब पोजीशन तो क्लियर है हुकूमत की, वो जो मर्जी करें या उन बयानियाँ उसके ऊपर बनाएं। मेरे ख्याल में अदालत तो अभी तक अनडिटर्ड है, बट आपको लगता है कि ये जितनी कंट्रोवर्सी ऑडियो टेप्स के हवाले से बन चुकी है, जज साहिबान के हवाले से बन चुकी है, फुल बेंच के ना बनने से बन चुकी है, ये अदालत के रिजॉल्व में या उसके मामलात के अंदर कुछ तब्दीली लाएगा? क्योंकि तासुर ये था कि जो डिफेंस हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी उससे भी कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन वो तब्दीली उस तरह खातिर खा आई नहीं। अब आपको लगता है अदालत कोई रास्ता ढूंढ रही है मफाहमत का, और मफाहमत हो सकती है, और अगर ना हुई तो फिर अदालत वही करेगी जिसकी बाज़गश्त हो रही है? जी मुनीब, ये मैं समझता हूँ कि कल और परसों जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि वो जो मुफाहमत की जो एक कोशिश हो रही है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन के हवाले से आपके सामने है। उसकी 2 प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं और उसमें अब PDM और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी बल्कि कैबिनेट का भी इजलास बुला लिया है, उनकी पार्टीज़ का इत्तेहादियों का भी इजलास बुला लिया है। वो उस मुफाहमत के मुतल्लिक जो है वो कल फैसला करेंगे, और इसी तरह मेरा ख्याल है PTI भी और बाकी जो फरीकैन हैं वो भी इसमें कुछ ना कुछ जो है वो सामने लेके आएंगे। लेकिन 27 को अगर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी मुफाहमत नहीं होती या उसमें मज़ीद टाइम लिया जाता है, तो अदालत तो पहले से कह चुकी है कि हम बड़े सेंसिटिव हैं अपने 14 मई के हवाले से। लेकिन एक मुनीब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लास्ट जो हियरिंग थी इसी केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी मानी खेज बात की, चीफ जस्टिस साहब ने खुद की। उन्होंने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट है जो कि हमारे फैसले से खुश नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे, या इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इशारतन ये कहा कि आपने रिव्यू फाइल नहीं किया हुआ, और उन्होंने कहा कि उसमें आपको जो करना चाहिए था वो आपको नहीं किया, और वो 30 दिन में करना होता है और अभी भी दिन मौजूद है। तो उसके बाद जब मेरी गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी तमाम फरीकैन से, उसमें साद रफ़ीक भी थे, अयाज सादिक साहब भी थे, उनको भी मैंने ये कहा कि अदालत आपको
जो है एक रास्ता फराहम कर रही है कि वो जिस जजमेंट को आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है उसके बारे में कम रिव्यू फाइल कर दे, इलेक्शन कमीशन रिव्यू फाइल कर दे। उससे होगा ये कि देखिए ये एक बड़ा एक डेड लॉक बन जाता है। अगर वो जजमेंट हुकूमत कहती है कि वो 4-3 से डिसमिस हुई हुई है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहता है ये 3-2 से हमारी जजमेंट है और उसको इम्प्लीमेंट होना है, जब उसके खिलाफ आप रिव्यू भी फाइल नहीं करेंगे तो फिर मैं ये समझता हूं कि अदालत ने एक रास्ता जरूर दिया है कि आप रिव्यू फाइल करें, उसको हम कंसिडर करके तो फिर 14 मई की जो डेट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। मुफाहमत जो है वो तो ठीक है, उसमें टाइम लग सकता है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए और अगर सेंस प्रिवेल हो जाए और ये तमाम मसाइल रिव्यू में अगर रिव्यू फाइल करते हैं उसमें अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए जो कि गवर्नमेंट का भी है, बाकी स्टेक होल्डर्स का भी है, तो वो तो तभी मुमकिन है कि आप लॉफुल जो है तरीका अख्तियार करें। लेकिन मुझे उसके इम्कानात अभी तक तो जाहिर नहीं होते। बट मंसूर साहब, टुवर्ड्स द एंड आपको लगता है कि ये 2 दिन का वक्त है, इसके अंदर कोई मुफाहमत मुसालहत हो सकती है? क्योंकि अभी तो उसका कम से कम दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। मेरे ख्याल में मुनीब साहब किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक असद कैसर साहब के साथ मुस्लिम लीग नून का या पीडीएम का जो वक्त था वो पिछले तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से इन कांटेक्ट था। सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली इस मफाहमत की गुफ्तगू से पहले से ही इन कांटेक्ट था। मेरे पास ये इतलात हैं। लेकिन उस दिन इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने उनके पैर के नीचे से कालीन खींच लिया। उन्होंने कहा जनाब आप किस बंदे से बात करें, उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, मैं तो शाहमूद कुरैशी को कहा है। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल होगी, आपको पता है इमरान खान साहब के पास ये सलाहियत है, वो बैठे बैठे ग्रुप अपना ही ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप से जो है मैंडेट भी एकदम छीन लेते हैं। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि अगले 2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा मिरेकल होता है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, जनाब शाह खबर साहब और अजमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।